सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? नमस्कार, बहुजन संवाद के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सभी दर्शकों का और सभी पैनलिस्टों का वेलकम। हम सब आज जैसा कि देश भर में चर्चा है, उसी मुद्दे पे पहलगाम को लेकर के जो आतंकी घटना हुई है और जिस तरह 28 लोगों की जान गई है, बेशकीमती जान गई है, उसमें जो तमाम सूत्र ढूंढे जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तमाम सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट टहल रही है जिसमें नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि एनआईए ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया, वहां के वकील ने, कि सितंबर 2021 में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा मुद्रा बंदरगाह में जो रोकी गई थी 2,988 किलोग्राम हेरोइन की खेप, उसकी आय का इस्तेमाल प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए किया गया था। एजेंसी ने भी कहा कि मामले में एक संरक्षित गवाह ने बयान दिया था कि लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका की नाम पहलगाम के केस में आ रहा है, मारे गए गुर्गे लतीफ राथर ने उसे बताया था कि दिसंबर 2021 में मोहम्मद इकबाल अवान और अफगानिस्तान पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों ने उसके साथ कश्मीर मुद्दे, अनुच्छेद पाकिस्तान 70 और ड्रग तस्करों ने उसके साथ इन सब पर चर्चा की और एक हरियाणा के व्यक्ति से 15 लाख के संग्रहण के लिए 15 एक कोड नाम देके दिल्ली में निर्देशित किया था। इस तरह के जो बयानात हैं उससे साफ पता चलता है, और इसकी चर्चा बहुत है सोशल मीडिया पे, कि कहीं ना कहीं ये जो देश में बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जा रहा है या युवाओं को ड्रग्स में धकेला जा रहा है, उसके साथ साथ जो दावा था, सरकार का दावा था कि 370 के बाद और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, पर ऐसा कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। लगातार जो है 2-3 सालों में ये हुआ है कि एक कुछ घटनाएं एकदम टारगेटेड किलिंग की हुई हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को, कुछ कश्मीरी पंडितों को और सेना के ऊपर भी हमले हुए हैं और बहुत सारी कीमती जानें गई हैं। और अभी तो ये हद हो गई कि उन्होंने पर्यटकों के ऊपर भी हमला किया, 28 लोगों की जान ले ली और उसमें सो कॉल्ड धर्म के नाम पर पूछकर जानबूझ करके किया इस तरह। जबकि ये भी एक तथ्य है कि पिछले दिनों सरकार द्वारा जो ये कहा गया कि बहुत सुरक्षित है अब कश्मीर और वहां आतंकियों की कमर टूट गई है, उनका नेक्सस हमने तोड़ दिया है, तो ये सीधे सीधे बात वही है। मैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास उनसे बात सुनना चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये सवाल तो ये है ना कि बाकी तो हम बात करेंगे, दुनिया के तमाम देशों में हम बात करें या जो भी हमारे दूतावास से लेकर के और प्रधानमंत्री तक इंटरनेशनली अपने आप को बहुत बड़े एक विश्व गुरु की तरह और मजबूत आदमी की तरह पेश करते हैं, तो वो नेता की तरह, तो वो जो करेंगे वो खैर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ चूक कैसे हुई, हमारे एयरपोर्ट पे, हमारे पोर्ट पे अगर इस तरह की चीजें ड्रग्स पकड़ी जाती हैं और उसका कहीं कनेक्शन है इस तरह का, और होता ही है, ये ऐसा नहीं है कि इस बार का ही, हमेशा से ही आतंकवाद में और ड्रग माफिया में कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। तो ये जो इस तरह का कारोबार देश में बराबर फैल रहा है और ये जो हमारी सुरक्षा में जो चूक हुई है जिस तरह की, वो क्यों है और किस तरह से है, और ये देवेंद्र शर्मा से लेकर के और पिछला पुलवामा का भी जांच का जहां तक सवाल है,
ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। सलीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, शुक्रिया जागृति जी। आपने जो शेर पढ़ा तो मुझको याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री उस ज़माने में मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मसला प्रॉब्लम जो है वो सेना में नहीं है, बल्कि समस्या दिल्ली में है। तो अब जो है ये बात खुद उलट के उन पे आ गई, इसलिए कि वो दिल्ली में है। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के समस्या जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि समस्या गुजरात में है, इसलिए कि मुंद्रा एयरपोर्ट जो है वो गुजरात में है और वो उनके परम मित्र अडानी चलाते हैं। तो जब कोई सरकारी दामाद कोई एयरपोर्ट या पोर्ट चलाता है तो बहरहाल जो वहाँ के प्रशासन होता है वो उससे डरता है। वो उस पर उस तरह की कड़ी नज़र नहीं रख सकता इस तरह से कि हम पर और आप पर रख सकता है। तो अब जब वो नरमी आ जाती है तो फिर उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। और पिछले साल जो 21,000 करोड़ की जो ड्रग पकड़ा गया, अब देखिए इतना बड़ा ड्रग का मामला था, लेकिन उस पर क्या एक्शन हुआ? क्या अडानी के ऊपर या अडानी के किसी ऑफिसर के ऊपर एक बार भी ईडी गई? क्या उनको पकड़ा गया? क्या उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया? ये कहा गया कि भाई एक कंपनी ने मंगाया था जो विशाखापट्टनम में है, उस कंपनी का एक छोटा सा ऑफिस है, और फिर उसके बाद सारा मामला टाए टाए फिश हो गया। तो इससे पता चलता है कि जब आप अपने संरक्षण में कब कारोबारियों को रखते हो और उनको जो है वो बड़े बड़े ठेके देते हो। मुंबई का तो केस सबके सामने है कि मुंबई में ब्लैकमेल करके जो है इन्होंने एयरपोर्ट ले लिया। तो इस तरह की सुरक्षा की जो कमजोरियां हैं वो होंगी, और ड्रग्स वाले लोग भी जो है वो इसी तरह के जो जो दरारें हैं जिससे कि वो फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएंगे, और उसकी जिम्मेदारी न सिर्फ उसके चलाने वाले पे आएगी बल्कि जो उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है उस पर भी आएगी। तो ये जो मुंद्रा का मामला है और ये जो ड्रग का मामला है और उसका जो इससे कनेक्शन बन गया है पहलगाम का, तो ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बहरहाल क्योंकि सरकार दोनों हर जगह डबल इंजन सरकार है, गुजरात में भी डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, तो इसलिए अडानी पर कोई एक्शन नहीं होगा। हालांकि ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई पेपर की खबर नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने कहा है। एनआईए एक सरकारी एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यायालय, उसके अंदर अगर कोई ये बात कहता है तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि वो तो खबर ही नहीं बन रही, उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है। एक बहुजन संवाद के अलावा मैं नहीं देखा। एक जो है वो पब्लिक के ऊपर में एक साहब का जो है थोड़ा सा रेफरेंस है और बाकी यहाँ पर डिबेट है। दूसरी बात जो है वो सुरक्षा के ताल्लुक से तो खुद पहली बार हमारे गृह मंत्री ने ये बात माना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें खुद प्रधानमंत्री नहीं आए, ये कितनी उनका जो है वो असंवेदनशील है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो खुद जो है वो उसकी वो करते, अगुवाई करते, लेकिन वो चले गए भाषण देने के लिए। इसे पता चलता है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। आखिर में मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया में जो बहुत शोर शराबा हुआ और जो नेताओं ने भाषण दिए उसका असर क्या हो रहा है। अब देखिए, एक असर तो ये हुआ कि आगरा में एक लड़के पर जो है वो गुलफाम नाम का, उसको गोली मार दी। ठीक है, पुलिस कह रही है कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक वीडियो आई, वीडियो में वो ये कहता है एक आदमी खुलेआम कि 26 के बदले हम 2600 लोगों को मारेंगे, और उनमें से 2 को हमने मार डाला, हालांकि एक जिंदा है उसका भाई। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद भी क्या वो आदमी पकड़ा गया जो अपने आप को जो है वो गौ रक्षा सेना का, गौ रक्षा दल का जो है वो मुखिया बताता है, इसका नाम कौन सा मोहन चौधरी कुछ है, वो नहीं पकड़ा गया। बुलडोजर चलना तो दूर की बात है। उसके बाद आप देखिए कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो जो है अलग अलग प्रदेशों में, हिमाचल में, वहाँ पर उनको तंग किया जा रहा है। तीसरी बात आप ये देखिए कि उत्तराखंड में वो हिंदू सेना ने ऐलान कर दिया कि सारे कश्मीरी निकल जाएं, और वरना जो भी हमको कल सुबह 10 बजे के बाद दिखाई देगा हम उसको जो है उसका मामला ठीक कर देंगे। ये सारी बातें मीडिया में आ रही है, लेकिन ये नहीं आ रहा है कि सरकार ने जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। सबसे खतरनाक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है वो कलकत्ता से आई। कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर है, वो एक औरत का इलाज कर रही है, वो 7 महीने से गर्भवती है। अचानक जब वो आई तो वो जो उसी के सरकार नाम की डॉक्टर है उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा।
और मैं जो है किसी मुसलमान का इलाज नहीं करूँगी और इन सब का बाइकआउट कर देना चाहिए। जब तुम्हारे पति को गोली चलेगी, गोली लगेगी, तो उसको पता चलेगा कि साहब क्या होता है। एक डॉक्टर का ये कहना, आप सोचिए, एक लेडी डॉक्टर का दूसरे लेडी पेशेंट को ये कहना, ये कितना गंभीर विषय है। आप ये सोचिए कि ये जो दुर्घटना हुई, जो बहुत निंदनीय है, आतंकवादी दुर्घटना, उसमें किसने जो है वो आतंकवादी से लड़ाई की, किसने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की गई, उनकी सुरक्षा के लिए किसने अपनी जान दी, उनको अपनी गाड़ियों में लेके अस्पताल कौन गया, जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो उनका इलाज किन डॉक्टरों ने किया, उनका किन नर्सेस ने उनका ख्याल रखा। वो सारे के सारे मुसलमान, उन सबको आप भूल गए और उन 3-4 आतंकवादियों का नाम लेके सारे भारत में इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं समझता हूँ कि जो जिसने गलती की है उसको पकड़ना, उसको पे एक्शन लेना, उसको सजा देना, ये अपनी ही जगह, लेकिन बिना वजह जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है उनको जो है परेशान करना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना, इसका कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है। और सरकार जो है वो अपनी जो सुरक्षा का जो फेलियर, उसकी वजह से वो इधर उधर बातें कर रही है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद करीम भाई। सरकार इधर उधर की बात कर रही है। सरकार विपक्ष की भी बात और उसकी भावना कहाँ सुन रही है, जबकि वो पूरी तरह साथ में है। लेकिन संजय राउत ने कहा कि मोदी शाह पहलगाम मौतों के लिए जिम्मेदार हैं और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बहुत सारे लोग ये बात उठा रहे हैं कि आखिर में जवाबदेही तय होनी चाहिए कहीं न कहीं। अब मैं हमारी हमेशा की साथी हैं एडवोकेट रत्ना जी, उनके पास जाऊँगी। ये जो सूरत के एक युवा व्यापारी की रत्ना जी मौत हुई है, वहाँ पे दुखद मौत हुई है, हत्या हुई है आतंकवादियों के द्वारा। उसकी पत्नी के पास मंत्री जी पहुंचे और उसका वीडियो वायरल है और वो महिला रो रो कर, मैं भी गुजराती जानती हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत ही मार्मिक तरीके से वो सवाल कर रही है, लेकिन एकदम वाजिब सवाल कर रही है कि आप, कोई नेता आता है तो आपकी सुरक्षा के लिए इतने सारे जवान होते हैं, इतने सारा काफिला होता है, हेलीकॉप्टर होता है, सब कुछ होता है। हमारे लिए वहाँ कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी जब आधे घंटे तक जो है इस तरह तांडव चल रहा था और उसके बाद भी हम नीचे आकर हमने बोला कि लोग आधा घंटा तक जिंदा थे जो बचाए जा सकते थे, उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची। और ये बहुत ही मार्मिक सवाल है। वो पूछ रही है उनसे कि मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा और मेरा पति मुझे वापस चाहिए, मुझे और कोई मुआवजा नहीं चाहिए। बहुत ही दर्दनाक उसका वीडियो है, यंग औरत है, उसकी बात है। इस तरह की तमाम औरतें जो जिनके साथ भी ये हादसे हुए हैं वो सब इस तरह के सवाल कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं हर आदमी दुखी और द्रवित है और आक्रोश में है। गुजरात कनेक्शन कहीं ना कहीं इस सारा ड्रग माफिया का और इस तरह का निकल रहा है। आप क्या रिएक्ट करेंगी इस पे रत्ना जी? जी जागृति जी, सबसे पहले ये सवाल सिर्फ हमारे सूरत की एक महिला का नहीं है, पूरा देश ये सवाल खड़े कर रहा है और यही नहीं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज आप देखिए कि पूरा का पूरा सरकार का फेलियर इसके अंदर दिखाई देता है। यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर, खुफिया एजेंसी का फेलियर दिखाई देता है और जहाँ पर 2000 सैलानी थे वहां पे 200 तो क्या 20 भी सुरक्षा कर्मी वहां पर हाजिर नहीं थे। और जिस तरह से बताया कि मतलब लोगों ने आके रिपोर्ट की, आधा घंटा 1 घंटा तक कहीं कोई तरह से उनको सुरक्षा तो ठीक, मतलब अब जो घायल हो चुके थे उनको बचाने वाला भी नहीं था। कितने लोग, आज 28 लोगों की जो रिपोर्ट आई उसमें कितने लोग बच सकते थे यदि समय से उनको ट्रीटमेंट मिल गई होती, उनको हॉस्पिटल में ले जाया जा सकता होता तो। और यहाँ पे तो खुद मोदी के एक मंत्री है, उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा में चूक हुई है, परंतु उनके ये जो चूक होने वाली बात है उसको भी उनके ट्विटर से एक्स हैंडल अकाउंट से निकाल दिया गया। मतलब सरकार तो कोई जवाबदारी लेना ही नहीं चाहती है। अब रही मुद्रा पोर्ट की बात, अगर आप कहीं पर भी गूगल पे जाके गौतम अदानी के इतिहास के बारे में अगर खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौतम अदानी पहले छोटा मोटा स्मगलर ही था। वो दुबई से इधर से उधर से छोटी मोटी स्मगलिंग करता था और फिर उसके कनेक्शन बन गए सरकार के साथ और उसके बाद उसको सरकार के सारी की सारी सुविधाएं और टेंडर सब मिलते गए और इस तरह से गौतम अदानी जो आज है वो आज बना। तो कहने का मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी मतलब सीधी की जाए पर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो गौतम अदानी का मामला भी यही है। मैं तो जाहिर तौर पे कहना चाहती हूँ कि ये स्मगलर था और मुद्रा पोर्ट लेने के बाद से इसी के ही पोर्ट से इतनी सारी ड्रग्स की और जो कंसाइनमेंट होती है वो क्यों पकड़ी जाती है। और जागृति, जो पकड़ी जाती है वो तो एक अलग बात है, पर जो अंदर घुसा दी जाती है उसका क्या। और यहाँ पे निया नेशनल
सिक्योरिटी एजेंसी ने, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुद कहा है कि अपना हलफनामा देके, एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कि जो टेरर फंडिंग की जाती है उसका जो ये यहीं से होता है, जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं, हेरोइन पकड़ी जाती है और जो भी अब ये मादक द्रव्य लाए जाते हैं उसी से टेरर फंडिंग को सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं साफ तौर पे कहूंगी कि ये बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी है कि जो फेलियर है सरकार का, परंतु ये दूसरे मंत्री है पीयूष गोयल, वो ये कहते हैं कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी यदि भारतीय यदि सही राष्ट्रवाद और सही देशभक्त होते तो आज ऐसी समस्याएं नहीं होती। अब सोचिए जरा, ये सर्टिफिकेट हमें देते हैं कि मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप देशभक्त नहीं है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानते हैं, आप आरएसएस की फॉलो नहीं करते हैं और आपके मतलब जो राष्ट्रवादी उनका एजेंडा है उसको नहीं मानते, इसलिए उनके हिसाब से आप ये देश में समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे आपके जैसे लोग जो सेक्युलर माइंड से हैं, दिमाग से चलते हैं, वो लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं इतनी ही बात करते हुए अपनी बात को यहाँ खत्म करती हूँ। जी धन्यवाद। जी।